हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। कल हमने देखा था कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होता है और कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस के क्या होते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसका पैटर्न क्या होता है। ठीक है, कैसे कैसे वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकती है। तो पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी किस वजह से चेंज होता है? दो रीज़न है हमारे पास में। एक तो फर्स्ट होता है लैटिट्यूडिनल एंड एल्टीट्यूड ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जो है वो अपने हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ का कोई ग्रेडियंट बना रही है। जैसे हाई डिस्टेंस से अगर हम मान के चले यहाँ 50 है, धीरे धीरे कम हो रहा है, 10 तक पहुँच गया, तो ये जो चीज़ें से हम क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट बोलते हैं। तो अब हमारे पास में दो ग्रेडियंट है। कौन कौन से? लैटिट्यूड का ग्रेडियंट है एक, और एक एल्टीट्यूड का ग्रेडियंट है। लैटिट्यूड के ग्रेडियंट का मतलब क्या है? अगर हम अर्थ की बात करें तो कौन सी जो सरफेस एरिया है जिसमें अर्थ के हम यहाँ खड़े हैं, मान लो ये 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री से वो है, ये एंगल बना के चलते हैं हम अर्थ के। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो हम नीचे की साइड आएंगे तो ये कितना हो जाता है, और नीचे आते तो कितना हो जाता है। तो इक्वेटर से लेकर पोल्स तक के बीच में क्या है? हमारे पास में लैटिट्यूड होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एल्टीट्यूडिनल ग्रेडियंट। एल्टीट्यूड ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो एरिया है वो कितनी हाई डिस्टेंस के ऊपर है। जैसे जैसे हाई डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उसी तरीके से क्या है? हमारे पास में वहाँ टेम्परेचर कम होता चला जाता है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है जो हमारी आरबीसी कैरी आउट कर सके। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एल्टीट्यूड ग्रेडियंट बोलेंगे। इन्हीं लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड ग्रेडियंट की वजह से, देखो लैटिट्यूड ग्रेडियंट का मतलब हम कैसे लिखते हैं? 23 डिग्री क्या है? नॉर्थ है। उसके बाद में 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर हम कहाँ तक जा सकते हैं? 23 डिग्री साउथ तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में लैटिट्यूड के बारे में होता है। अब देखो लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड जैसे जैसे चेंज करते हैं उसी तरीके से क्या है? ऑर्गेनिजम्स के, इंडिविजुअल्स की, स्पीसीज़ के, जो भी कोई भी स्पीसीज़ है वो ऑर्गेनिज्म वेरी करते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए अपना एक फेवरेबल एनवायरनमेंट चाहिए। तो उसी फेवरेबल एनवायरनमेंट के थ्रू जो है अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स अपने आप को अडेप्ट करते चले जाते हैं। और अगर हम देखें तो हमारे एरियाज़ के अंदर और हिली एरियाज़ के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके अंदर रात दिन का डिफरेंस होता है, उनके साइज़ के अंदर डिफरेंस होता है। ठीक है, उनकी हैबिटाट के अंदर डिफरेंस होता है, उनकी फूड हैबिट के अंदर डिफरेंस होता है। तो ये किस वजह से है? एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड में जो ग्रेडियंट होते हैं इसी वजह से ये डिफरेंस होता है। अगर हम मान के चले कि मैक्सिमम डाइवर्सिटी हमें कहाँ मिलती है? जो अमेजन रेन फॉरेस्ट होते हैं, मैक्सिमम डाइवर्सिटी हमें कहाँ देखने को मिलती है? अमेजन रेन फॉरेस्ट के अंदर। अमेजन रेन फॉरेस्ट के अंदर हमें मैक्सिमम डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब ये जो रेन फॉरेस्ट है ये किस रीजन के अंदर होते हैं? जब हम अर्थ को डिवाइड करते हैं तो हम ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, सब टेम्परेट, ये जो रीजन पढ़ते हैं। तो इनमें से जो ट्रॉपिकल एरियाज़ होते हैं, इन ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर हमें कौन से फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं? अमेजन रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर ही क्या है? सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डाइवर्सिटी पाई जाती है। यहाँ लगभग 40,000 स्पीसीज़ प्लांट्स की मिलती हैं, 3,000 स्पीसीज़ फिशेज़ की मिलती हैं, 1300 स्पीशीज़ बर्ड्स की मिलती है। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी वेरिंग नंबर ऑफ डाइवर्सिटी हमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स की अलग अलग जो स्पीसीज़ है वो देखने को मिलती हैं। किस वजह से? क्योंकि यहाँ जो एनवायरनमेंट है, रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट में रेन होती है। ठीक है, टेम्परेचर भी नॉर्मल रहती है, फेवरेबल एनवायरनमेंट है। ठीक, अगर हम टेम्परेट रीजन की साइड में जाएंगे तो टेम्परेट रीजन में क्या होगा? जो भी एनवायरमेंटल कंडीशंस है, यानी कि टेम्परेचर है, वाटर है, लाइट है, ये सब चेंज करेंगी, वेरी होंगी। जैसे जैसे ये वेरी करेंगे उसी के अकॉर्डिंग क्या है? बायोडाइवर्सिटी जो है वो भी वेरी कर जाएगी। ठीक है, एक पॉइंट ही हो गया हमारे पास। दूसरा जो पॉइंट होता है हमारे पास में वो क्या होता है? स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीसीज़ एरिया रिलेशनशिप का मतलब क्या है? कि किसी भी एरिया के अंदर किस टाइप के स्पीसीज़ वहाँ रह रहे हैं। तो इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो अगर ये हमारे पास एरिया है और इधर हम स्पीसीज़ रिचनेस लेके चलते हैं। स्पीसीज़ रिचनेस का मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने नंबर ऑफ स्पीसीज़, कितने डिफरेंट नंबर ऑफ स्पीसीज़ रह रही हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पीसीज़ रिचनेस बोलते हैं। ठीक है, जब हम एरिया को एक साइड प्लॉट करते हैं और स्पीसीज़ रिचनेस को एक साइड प्लॉट करते हैं तो हमारे पास में कुछ हाइपरबोला टाइप का कर्व देखने को मिलता है। और इस कर्व की इक्वेशन होती है S=CA²। ठीक है, जहाँ पर S क्या होता है? स्पीसीज़ रिचनेस होती है। ठीक, उसके बाद में C हमारे पास में कांस्टेंट है। ठीक, और A क्या होता है? एरिया होता है। अगर हम इसी चीज़ को लॉग के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो क्या आती है? log S=log C + Z log A। ठीक है, ये हमें सिर्फ इक्वेशंस लर्न करनी है। इन इक्वेशंस के अलावा हमारे पास कोई
मतलब लर्न करने का कोई चारा नहीं है। क्यों? क्योंकि डेरिवेशन होगा तो डेरिवेशन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। किसी भी नॉर्मल इक्वेशन को हम कैसे लॉग के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो इससे अच्छा है फटाफट से इन इक्वेशंस को लर्न कर लो सिंपली। तो अगर हम सिंपल इक्वेशन लेके चलेंगे तो कैसा ग्राफ मिलता है हमें स्पीसीज़ का, s इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर, और पैराबोला हाइपर पैराबोला टाइप का हमें ग्राफ देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लॉग वाली इक्वेशन लेके चलते हैं तो लॉग वाली इक्वेशन से हमें जो ग्राफ मिलता है लॉग स्केल के ऊपर, वो कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है। यानी कि जितना जितना एरिया इंक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे एरिया इंक्रीज होगा उसी हिसाब से हमारी जो एरिया के अंदर रहने वाले स्पीसीज़ हैं उनके इंडिविजुअल्स का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि स्पीसीज रिचनेस जो है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक, अब अगर अब हम क्या पढ़ते हैं, जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है, तो उस लॉस को कंट्रोल करना है। हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए, क्यों हम उस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाह रहे हैं, तो इम्पोर्टेंस क्या है, सबसे पहले होता है स्टेबिलिटी। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है इकोसिस्टम के अंदर एक अपना अलग से रोल प्ले करता है। ठीक है, जैसे कि हम प्रीडेटर और प्री के बारे में पढ़ते हैं, तो प्रीडेटर क्या करते हैं, प्रे के ऊपर फीडअप करते हैं, लेकिन वो प्रे के नंबर को भी तो कंट्रोल करके रखते चलते हैं ना। अगर हम प्रीडेटर्स को हटा दें तो प्रे का नंबर एक्सेस के अंदर हो जाएगा, और प्रे का नंबर जिस एक्सेस हो जाएगा तो प्रे जिस भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीडअप करे, जिस भी प्लांट के ऊपर फीडअप करे, उसका नंबर बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं रह सकेगी, अनस्टेबल एनवायरनमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए एक साइंटिस्ट थे डेविड टिल्मान ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक वैल्यू होती है इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, और वो स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखने में रोल प्ले करती है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है किसी भी एरिया के अंदर कितनी प्रोडक्टिविटी मिल रही है। तो जहाँ जिस एरिया के अंदर, जिस इकोसिस्टम के अंदर हाई प्रोडक्टिविटी मिलेगी, वहाँ हमारे पास में मैक्सिमम नंबर ऑफ डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हायर बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि इकोसिस्टम की जो भी कंडीशंस है वो वहाँ पर बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू द टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास में, इकोसिस्टम हेल्थ का मतलब क्या है, देखो जहाँ पर भी इकोसिस्टम जो है वो फुली मेंटेन है वहाँ ज़्यादा हमें ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, पॉल्यूटेड एरियाज़ के अंदर हमें कम ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। तो ये इकोसिस्टम हेल्थ हो गया। इकोसिस्टम हेल्थ को बताने के लिए साइंटिस्ट जो थे उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम क्या था, राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस का मतलब क्या था कि जैसे हमारे पास में एरोप्लेन है, और एरोप्लेन में जो भी पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, वो पैसेंजर्स क्या करें, धीरे धीरे एक एक करके वो जितने भी नट बोल्ट होते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स नट वहाँ लगे हुए हैं, उन सबको निकालने का काम कर रहे हैं। तो एक बार एक नट निकलेगा लेकिन इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे सारे पैसेंजर्स वहाँ से उन नट बोल्ट्स को निकालना स्टार्ट कर देंगे तो जो एरोप्लेन है वो नॉर्मली काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो भी उसकी बैलेंसिंग नहीं हो पाएगी, अनस्टेबल हो जाएगा। उसी तरीके से एरोप्लेन की क्या है, इस बार हमारे पास हमारा इकोसिस्टम है, और जो हमारे नट बोल्ट है एरोप्लेन के अंदर, वो नट बोल्ट किसके तरीके से काम कर रहे हैं, स्पीसीज़ के तरीके से काम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे इंडिविजुअल्स इनको निकालते चल जाएंगे, जो इकोसिस्टम है वो अनबैलेंस होता चला जाएगा, अनस्टेबल होता चला जाएगा। तो यही जो हमारे पास में थ्योरी थी, हाइपोथेसिस थी, इसे हम क्या बोलते हैं, राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस बोलते हैं। ठीक है, आज हमने देखा कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे करेंगे। अगर इसमें कहीं किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।